मैं डॉक्टर उमा शर्मा आज आप लोगों को, आप बच्चों को जो कि बच्चे 10th 11th 12th में हैं और अब बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको बायोलॉजी के कुछ लेसन्स डेली पढ़ाऊंगी। मैंने 15 साल तक लगातार ट्यूशन दिया है 12th के बच्चों को, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की, और बीएससी की क्लासेस को पढ़ाया कॉलेज में जाकर के। एनवायरमेंटल साइंस की स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिकल के बच्चों को ट्यूशन देती रही हूँ, और मैं आपको प्रतिदिन कुछ लेसन्स इतने ऐसे पढ़ा दूँगी, ऐसे तैयार करा दूँगी कि आपको अपने बोर्ड में, अगर खाली आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, खाली आप हमारे वीडियोस देखेंगे, तो आपको कम से कम इसी 2 महीने में आपको 60% नंबर अपने बोर्ड में आ जाएंगे और 60% आप नीट में, बॉटनी, जूलॉजी में ले आएंगे। केमिस्ट्री का भी अगर आप देखेंगे तो 30 से 40% नंबर, अगर आप इतनी 1 महीने देखेंगे, 2 महीने लगातार, तो उसमें ले आएंगे। हाँ, इतना एश्योर कर रही हूँ कि अगर ठीक से आप देखेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी में 100% मार्क्स आप नीट और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में ले आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सीरियसली, अब जबकि अनाउंस हो चुके हैं एग्जामिनेशंस दोनों ही, नीट का भी और बोर्ड का भी, 11th का भी आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे हमारे वीडियोस देखना शुरू करिए, और ये 2 महीने में पूरे मैं कंप्लीट कर दूँगी। ये दोनों में मैं दूँगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में दूँगी। बेसिकली ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को लेके रहेगा, एनसीईआरटी कंसल्ट रहेगा। आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज जो आई हैं, उसमें से एक थ्योरी स्टार्ट करके, स्टार्टिंग में जो एक लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल थ्योरी थी, उससे स्टार्ट कर रही हूँ आपकी पढ़ाई। वो थ्योरी थी लेमार्किज्म की। लेमार्क एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। इनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्टे दी लेमार्क था। इनसे 3 ईयर इनसे रिलेटेड हैं। एक 1744 जबकि ये बॉर्न हुए, 1829 जबकि इनकी डेथ हुई, 1809 जब इन्होंने बुक लिखी। तो 3 ईयर आपको याद रखने हैं। हालांकि ये नहीं आते, लेकिन सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करने के लिए और इरा में रहने के लिए, इरा याद रखने के लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। लेमार्किज्म की सबसे पहली थ्योरी थी जो लॉजिकली थी, जिसने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों को एक वे दिया, जिस पे हम चल करके और थ्योरीज को पा पाए। तो क्या था लेमार्किज्म का? आप सब लोग उनकी एक ही पोस्टुलेट से, एक रूल से, एक थिंकिंग से जानते हैं कि लेमार्किज्म ने एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी दी थी, या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी दी थी। इनफैक्ट इसको 4 पार्ट्स में लेमार्क ने डिवाइड किया, और दैट इज कॉल्ड लेमार्किज्म। व्हाट वाज द 4 पार्ट्स? फर्स्ट part, human beings developed some increase in organs due to increase in organs or increase in body size due to some vital forces. एक ह्यूमन बींग्स, एक मनुष्य वाइटल फोर्स की वजह से, इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से अपने शरीर को या शरीर के अंगों को बढ़ा देता है, या उसमें वृद्धि होती है। अब आप सोचेंगे कि ये वाइटल चीज़ क्या है? वाइटल तो आपके लिए नई चीज़ हो गई। वाइटल को हिंदी में जैविक कहते हैं। जैविक क्रिया है। अ पर्सन हु इज लिविंग, अ ऑब्जेक्ट हु इज लिविंग शो सम रिएक्शंस, सम एक्शंस। दैट रिएक्शंस आर रिलेटेड टू द लाइफ। दीज लाइफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड वाइटल एक्टिविटीज और वाइटल फोर्सेस. So, by the help of these vital forces, Lamarck said that he increases the size of his organs and the size of his body. And the second postulates, which we see in the case of Lamarckism, Lamarck says that after developing this internal vital force and increasing in size
in organ or body. Persons also develops some acquired or an acquired character due to use and need, due to the environmental forces. So second thing what Lamarckism given to us, that some environmental forces works on the human being, on the organic evolution, by which a person developed some new organs, and third one, by this environmental forces, he also developed new organs due to his needs. When environmental forces works, he changes his needs according to environmental forces, and when he changes his nature, and when he changes his nature, he changes his needs too, and when his needs change, his organs also change. Number third, he given according to need, when he changes his nature, his organ changes, and after changing this organ, we find that some organs are in very much use and some organs are not in use, disuse. यानी कि कुछ अंग जो हैं मनुष्य के या लिविंग बींग्स के या प्राणियों के कार्य में आते हैं और कुछ कार्य में नहीं आते हैं, जबकि एनवायरमेंटल फोर्स लगता है उस पर, एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ते हैं, तो आवश्यकता के अनुसार कुछ का अंगों से वो कार्य करता है, कुछ से नहीं करता है। तो जिन अंगों से वो कार्य नहीं करता है वो अंग अदृश्य होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन। इस डिसयूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन से ही हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन की थ्योरी आई, कॉन्सेप्ट आया। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? इसको हम हिंदी में अवशेषी अंग कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच आर यूजलेस। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है। इसके एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं और अवशेषी अंग पे नोट लिखने को आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन पे नोट लिखने को आता है। तो अवशेषी अंग के क्या क्या उदाहरण हैं? जैसे कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, हमारी आंखों के पास में एक छोटा सा गुलाबी सा पार्ट होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, मासल पार्ट होता है, उसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि जल जीवियों में होता है। वाटर एक्वेटिक पर्सन्स एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये राइमेटिग्रीना मेढक में पाया जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन आंखों पे चढ़ जाती है और वाटर से आंखों की रक्षा करती है। इसको हिंदी में निमेशक पटल भी कहते हैं, और ये या तो जो एक्वेटिक होते हैं उनमें पाई जाती है, और हम जब कभी रहते थे एक्वा में, तब हमारे में पाई जाती थी। अब उसका काम खत्म हो गया तो वो खत्म हो गई। दूसरा ऑर्गन जो मनुष्य में पाया जाता है वो ईयर पिन्ना का कहते हैं। ईयर पिन्ना जो कि जिसका कभी यूज होता था, अब यूज नहीं है, तो यहाँ आ ये खाली फ्लैप की तरह हो गया है। तीसरा ऑर्गन निपल्स ऑफ द मेल में निपल्स की कोई आवश्यकता नहीं रही, इसलिए वो रेमिनेंट हो गए, अवशेषी अंग के हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गए। चौथा ऑर्गन कॉर्डल वर्टिब्री, पुच्छ कशेरुका यानी टेल वर्टिब्री, वो है मनुष्य में। और एक है विजडम टीथ जो कि मनुष्य पहले हंटर गैदरर था, हंटिंग करता था, जंगल घूमता था और शिकार करके मांस को खाता था, चीरफाड़ करता, तो विजडम टीथ की आवश्यकता थी। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही, तो वो भी अब अवशेषी अंग के रूप में गिना जाने लगा, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में गिना जाने लगा। इस तरीके से इतने सारे। अब इंटरनल में क्या क्या है? इंटरनल में ऑर्गन में एक विजडम टीथ हो गया, दूसरा अपेंडिक्स है। हमारे शरीर में, हमारे फूड कैनाल में, आहार नाल में एक अपेंडिक्स एक ऑर्गन पाया जाता है, जिसका कि कार्य सेल्यूलोज डाइजेशन होता है।
जब मनुष्य हंटर गैदरिंग करता था तो पेड़ की चीज़ों को एज सच खा लेता था, तोड़ करके, और कच्चे फलों को, पत्तियों को, शागों को, इन सब को बनाता नहीं था और राइपन होने का भी इंतजार नहीं करता था, सेलुलोज को एज सच पिकअप कर लेता था, खा लेता था। जब ड्यू टू इवोल्यूशन मनुष्य अब ऐसा बन गया, तो अब इस सेलुलोज डाइजेशन के ऑर्गन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई, तो अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन अब शेषी अंग के रूप में हो गया, और ये इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये 3 थ्योरियाँ हुई। चौथी थ्योरी इन्होंने सब तीनों चीज़ों की कंक्लूजन बताई। चौथी कंक्लूजन क्या बताई इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दैट इज फाइनली कॉल्ड लैमार्किज्म, और थ्योरी ऑफ लैमार्किज्म इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो जब अब इन तीनों के बाद जो कैरेक्टर एक्वायर किए गए, जो लाए गए मनुष्य में या जीवित प्राणियों में या पेड़ पौधों में, वही कैरेक्टर रह गए। जैसे कि लैमार्किज्म ने जिराफ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जिराफ जहाँ पाया जाता था वहाँ पेड़ पाए जाते थे, और पेड़ थोड़े ऊंचे थे, पत्तियाँ, जिराफ पत्तियाँ खाता था। और इस केस में उसने कोशिश करी कि अपना गर्दन ऊंची करती रहे, पत्ती खाने के लिए ऊंचा करता रहे, तो कई जनरेशन बीतते 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 जिराफ की गर्दन लंबी होती रही, वो लंबी होती रही और बहुत लंबी हो गई पेड़ की पत्तियां खाने के लिए की वजह से। और जो रूप हम जिराफ का अब देखते हैं वो इसी वजह से यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन, और that use and disuse of the organ inherited in generations. But suddenly a new thinker came in light. Who was this? This is वीज़मान। एक वीज़मान है, उन्होंने नई थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने चूहे को लिया और 22 जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, लेकिन हर जनरेशन में पूंछ आ जाए। तो कहा भाई कि अगर लैमार्किज्म सही है तो पूंछ नहीं आनी चाहिए। फिर 2 उदाहरण और देखे गए कि औरतें अपनी नाक और कान हर बार से छिदाती हैं, पर उनका बच्चा बिना नाक कान छिदे आता है। अगर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड होता तो अगर एक बार छिदा दे, 2 बार छिदा दे, 10 जनरेशन, तो 11वीं पे तो आना चाहिए छिदाया नाक को, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तीसरा उदाहरण देखा गया कि चाइनीज में लेडीज जो है लोहे के जूते पहनती हैं जिससे उनके पैर छोटे रह जाएं, पर उनको हर जनरेशन पहनना पड़ता, उनका ये इनहेरिटेड नहीं होता कैरेक्टर। तो वीज़मान की थ्योरी को लोगों ने, थिंकर्स ने देखा, जितने भी इवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने देखा, लेकिन लैमार्किज्म को डिस्कार्ड नहीं करा टोटली। डिस्कार्ड तो हुआ पर टोटली नहीं डिस्कार्ड हुआ। तो एक न्यू थ्योरी आई कि न्यू लैमार्किज्म। उस न्यू लैमार्किज्म में आया तो वीज़मान ने दिया कि 2 तरह के ये ऐसा नहीं होता, इसके कारण साइटोप्लाज्म इसका जिम्मेदार है, सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म, है ना। तो 2 थ्योरी आई कि जो सोमेटिक सेल्स का प्लाज्म है वो कुछ तो अगर जर्मप्लाज्म से इफेक्टेड होता है तो इनहेरिटेड होता है, नहीं तो इनहेरिटेड नहीं होता है। और जर्मप्लाज्म पूरी तरीके से इनहेरिट हो जाता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो जाता है। तो हमारे पास 2 थिंकर्स आए, वीज़मान और लैमार्किज्म। लैमार्किज्म को भी वीज़मान की इस थ्योरी को लेकर जब आगे जाया गया तो ये थ्योरी ये भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों को अपील नहीं करी, ठीक नहीं लगी। तो इसके बहुत दिनों तक ये थ्योरी पे काम होता रहा और लोग समझते रहे, इतना जानते हुए भी कि ये पूरी तरीके से सही नहीं है वीज़मान की थ्योरी और जीन बैप्टिस्ट से लेमार्क की थ्योरी, जो कि नेचुरलिस्ट थे। अब इसके बाद तीसरी थ्योरी आई जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करी, वो डार्विन की थ्योरी थी। वो थ्योरी मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा और अपलोड होना मुश्किल हो जाएगा। तो डार्विनिज्म मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को